कि अनुसंधान पत्र और अनुसंधान लेख है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए कि जब कोई रिसर्च होती है, जब कोई अनुसंधान होता है, जब वो छपता है, वो होता है अनुसंधान लेख या पत्र। ठीक है, अब देखते हैं इसको सिंपल भाषा में क्या कहा जाता है। रिसर्च जर्नल पेपर को व्याख्या, मूल्यांकन और तर्क प्रस्तुत किया जाता है। यह शोध कार्य के बारे में संचार की एक प्रक्रिया है। यानी कि जो रिसर्च जर्नल पेपर है, यानी कि जो अनुसंधान जो लेख है या जो अनुसंधान जो पत्र है, ठीक है, उसमें है क्या, उसमें रिसर्च के बारे में व्याख्या, मूल्यांकन और तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि रिसर्च कैसी थी उसकी व्याख्या प्लस मूल्यांकन, ये कैसा था, मूल्यांकन करके देखा ये सही था गलत था क्या था, और तर्क इसके बारे में बिल्कुल जो इसके तर्क हैं वो इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, यह शोध के कार्य के बारे में संचार की प्रक्रिया है। यानी कि जो रिसर्च जो जर्नल पेपर है वो एक संचार की प्रक्रिया है। किसके बारे में? शोध कार्य के बारे में। यानी कि जो रिसर्च का काम होता है, यानी कि जो शोध का कार्य होता है, जो शोध का काम होता है, उसके बारे में एक संचार मतलब कि आपस में कनेक्टिविटी कि रिसर्च जो हमने की है, जो हमने शोध किया है वो किससे रिलेटेड था, किससे संबंध था, ये सारा जो एक प्रक्रिया है ये इससे संबंधित है। ये किस में दर्शाया जाता है? ये दर्शाया जाता है अनुसंधान जर्नल पेपर या अनुसंधान पत्र या लेख में। नेक्स्ट है, शोध लेख आमतौर पर वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं जिसमें अनुसंधान के क्षेत्र शामिल हैं। अब देखिए कि जो शोध लेख हैं वो ज़्यादातर किस में प्रकाशित होते हैं? वैज्ञानिक पत्रिकाओं में। आपने कभी पढ़ा है कि कोई शोध लेख है आपको किसी अखबार में मिल गया या नॉर्मल किसी बुक में मिल गया? नहीं। किस में मिलता है वो मिलता है वैज्ञानिक पत्रिकाओं में। ठीक है, विज्ञान में आज ये तरक्की हुई, विज्ञान में वो तरक्की हुई, आज ये रिसर्च हुई, आज वो रिसर्च हुई। ये किस में आपको ज़्यादातर मिलेगा? ये आपको मिलेगा किसी साइंस की मैगजीन में, साइंस की पत्रिका में। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें आपको ढेर सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ये ऐसे हो चुका है। तो कहने का सिंपल मतलब क्या है कि जो अनुसंधान होता है वो एक विशेष रूप में होता है, इसलिए ज़्यादातर वो किस में छपता है? वैज्ञानिक पत्रिकाओं में। ठीक है, एक शोध लेख अनुसंधान का मार्ग या एक डाटाबेस प्रदान करता है जो अभिनव वैज्ञानिक या विद्वान के लिए उपयोगी है। अब देखिए, जो एक लेख अनुसंधान है, यानी कि जब किसी जो किसी जर्नल में या किसी लेख में अगर कोई रिसर्च छपती है तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको देती है? एक वैज्ञानिक को या एक स्कॉलर को। यानी कि अगर उसने सेम चीज़ पे रिसर्च या अनुसंधान कर रहा है या करना है, उसको इसमें से कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस आधार पर उसको काफ़ी जानकारी मिल सकती है, तो इसके लिए काफ़ी लाभदायक होता है ये। नेक्स्ट है, यह प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है जिन्हें मूल शोध का परिणाम प्रदान किया जाता है। अब देखिए किस पे आधारित है? प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है। प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं कि जैसे ये देखिए, मान के चलिए कि किसी ने अगर कोई शोध किया है, जो अनुसंधान या किसी ने रिसर्च की है, तो उसने जो रिसर्च की है वो उसकी अपनी रिसर्च है, चाहे उसने कहीं से हेल्प लेके की है, पर जो उसने डाटा तैयार किया है वो खुद से तैयार किया है, वो क्या हो गया उसका? वो हो गया उसका प्राथमिक स्रोत। यानी कि अनुसंधान जो पत्र है, जो ये है किस पे आधारित है? ये मूल रूप से प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है। नेक्स्ट पैरा है, शोध पत्र और लेख शोध लेख में एक ही प्रारूप होता है लेकिन इनमें कुछ अलग होते हैं। देखिए, जो शोध पत्र है, जो शोध लेख है, ये इनका जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, एक ही होता है, पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस अलग है। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है इसमें। शोध पत्र पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए अकादमिक असाइनमेंट प्रदान करता है। अब देखिए, शोध पत्र क्या है? ये स्कूल हो या कॉलेज हो, जो उसके छात्र हैं उसके लिए ये क्या है? एकेडमिक असाइनमेंट। यानी कि जो उनको असाइनमेंट दी जाती है, तो जो जैसे स्कूल और कॉलेज में छात्रों को जो असाइनमेंट दी जाती है, शोध पत्र जो है उसमें ये देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सी भाषा में हम यह कह सकते हैं कि जो शोध पत्र या अनुसंधान पत्र, शोध लेख या अनुसंधान लेख, ये क्या है? जिसमें रिसर्च के बारे में जो है लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए नेक्स्ट है, शोध पत्रिका और शोध लेख मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए, अब शोध पत्रिका और शोध लेख की क्या मुख्य विशेषताएं? पहली बात तो यह है कि जो शोध पत्रिका या शोध लेख जो है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसमें परिचय होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होनी चाहिए कि क्या है। उसके बाद संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, यानी कि जो उसमें बताया गया है तो उसका जो सर्वेक्षण है, यानी कि जो उसमें साहित्य जो चीज़ बताई गई है वो कहाँ से ली गई है। ठीक है, अनुसंधान का उद्देश्य।
अब देखिए अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो अभी जो शोध की गई है उसका उद्देश्य मेन क्या था, क्यों की गई है अनुसंधान। देखिए फ्रेंड्स, बिना किसी बात के कोई भी अनुसंधान नहीं होता, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है ना। तो उसका उद्देश्य भी इसमें शामिल होना चाहिए। शोध की परिकल्पना। अब देखिए शोध की परिकल्पना क्या है कि हाइपोथेसिस, परिकल्पना का मतलब होता है इंग्लिश में हाइपोथेसिस। अब शोध क्या सोचकर की गई थी, क्यों की गई थी, क्या वाकई ही उस पर आधारित है, ठीक है। यानी कि जो शोध है वो क्यों की गई थी, क्या उसके माइंड में था, शोध करने वाले के क्या दिमाग में चल रहा था, वो है परिकल्पना। नेक्स्ट है अनुसंधान रेखा चित्र। अब देखिए जो अनुसंधान रेखा चित्र है, यानी कि जो अनुसंधान रेखा चित्र का मतलब होता है कि यह अनुसंधान किस पर आधारित है, ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका रूप क्या है, तो ये होता है रेखा चित्र, यानी कि पेश कैसे किया गया है। नेक्स्ट है शोध विधि। अब कौन सी विधियाँ इसमें अपनाई गई हैं, कौन से मेथड अपनाए गए हैं शोध करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप लिखने के लिए पेंसिल का, पेन का प्रयोग करते हो, विधियाँ हो गई ना कि हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। जैसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हो वो भी विधियाँ हो गई। अब शोध में कौन सी विधियाँ हैं, शोध करने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया है, किस प्रकार से किया गया है, वो होता है शोध विधि। नेक्स्ट है डेटा विश्लेषण। अब देखिए कि जो इसमें डाटा है दिया गया है उसका विश्लेषण करना, यानी कि जो सच में जो डाटा दिया गया है उसको विस्तार पूर्वक बताना कि ये है क्या। नेक्स्ट है निष्कर्ष और व्याख्या। अब देखिए इसमें निष्कर्ष और व्याख्या बताई जाती है। निष्कर्ष होता है कि जो रिसर्च की गई थी उसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या वाकई जो रिसर्च जो ध्यान में रखे की गई थी क्या उसको पा लिया गया है या उसमें कामयाब नहीं हुए। तो नेक्स्ट है संदर्भ। इसमें रेफरेंस संदर्भ दिया जाता है कि ये सर्च करने में ये किस संदर्भ में की गई है, रिसर्च जो है किस संदर्भ में की गई है, किसकी हेल्प ली गई है, इसमें बताया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए फ्रेंड्स, एक अनुसंधान जर्नल का संकेत। देखिए जो अनुसंधान लेख है उसका संकेत क्या है, पहला है एच सूचकांक। देखिए एच इंडेक्स, हिंदी में कहते हैं एच सूचकांक। इसका क्या मतलब है, प्रकाशन के लिए प्रकाशनों की संख्या और उद्धरणों की संख्या दोनों को दर्शाता है। एच इंडेक्स या एच सूचकांक में होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि जो चीज़ प्रकाशित की जाती है उसमें प्रकाशन के लिए तो कितने जो प्रकाशन, जो कितने पब्लिकेशन पहले से है उनकी संख्या कितनी है। यानी कि जो एक रिसर्च जो लेख है, यानी कि जो एक रिसर्च जर्नल या एक अनुसंधान जर्नल जो है अगर उसे प्रकाशित करना है तो उसमें कितने पब्लिकेशन पहले से ही हैं, ठीक है। ये होता है एच सूचकांक। जी इंडेक्स, यह प्रकाशन रिकॉर्ड्स के आधार पर विज्ञान में उत्पादन योग्यता के लिए सूचकांक है। अब देखिए जी इंडेक्स क्या है, एच सूचकांक का ही थोड़ा सा बढ़ा के जी इंडेक्स किया गया है, इसी का ही रूप है। जी इंडेक्स में होता है कि जो एच सूचकांक है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसे कैसे बढ़ाया जाए, वो जी इंडेक्स में होता है। नेक्स्ट है I10 सूचकांक। देखिए I10 सूचकांक में क्या है कि कम से कम 10 उदाहरणों के साथ प्रकाशनों की संख्या है, यानी कि जो 10 प्रकार की इसमें एग्जाम्पल होती हैं, यानी कि जो हम एक रिसर्च कर रहे हैं उसमें 10 तरह के उदाहरण होते हैं जो एक रिसर्च को दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट है स्निप, यानी कि सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट पर पेपर, ठीक है फ्रेंड्स, इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, SNIP, यानी कि स्रोत प्रति सामान्यकृत प्रभाव। अब देखिए है क्या, यह सूचक पत्रिका के प्रकाशन के औसत उद्धरण इनपुट को मापता है। अब देखिए कि जो इसमें पत्रिका में जो चीज़ें छापी गई हैं, जो चीज़ें प्रकाशित की गई हैं, वो उसका औसत क्या है, यानी कि वो किस आधार पर उसका बैलेंस क्या है, वो कितने कितने जो रिसर्च को उसमें शामिल किया गया है। यानी कि अगर एक जर्नल में कोई सूचना छापी गई है, जो रिसर्च वर्क छापा गया है, ठीक है, जो प्रकाशित किया गया है, वो औसत रूप से कितना है, ये इसमें देखा जाता है। प्रत्येक छात्र या विद्वान रास्ते से सीखना चाहता है। सीखने का अलग तरीका दृश्य, श्रवण और व्यवहारिक रूप से है। विद्वान या छात्र को कुछ ज्ञान, नवीन विचार और अनुभव प्राप्त करने के लिए मूल तरीकों का अनुसरण करना है। देख फ्रेंड्स, जो प्रत्येक छात्र या विद्वान है वो रास्ता, यानी कि वे रास्ता से सीखना चाहता है, यानी कि जो वो सीखना चाहता है वो किसी रास्ते से सीखना चाहता है। रास्ता कौन सा आता है वो, जैसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ वीडियो से सीखते हैं, कुछ ऑडियो से सुनकर सीखते हैं, कुछ व्यवहारिक रूप से सीखते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में दैनिक जीवन में फ्रेंड्स, हम अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल से ही सीखते हैं, तो हम दैनिक चर्चा में व्यवहारिक रूप से जो हम किसी से मिलते हैं तभी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं तभी उससे कुछ सीखते हैं, कुछ ही सुन रहे हैं तभी उससे सीख रहे हैं।
तो यानी कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। सीखने का तरीका अलग अलग होता है, पर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो विद्वान हैं या जो छात्र हैं, उनको जो कुछ ज्ञान है, जो कुछ नवीन नए नए जो विचार हैं या अनुभव प्राप्त करने का ये मूल तरीका है। यानी कि अगर किसी छात्र को या विद्वान को कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ अनुभव प्राप्त करना है, तो वो इन सब से सीखता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये। देखिए, संगोष्ठी या सेमिनार जिसे कहते हैं, इंग्लिश में भी सेमिनार। नेक्स्ट है सम्मेलन, जिसे कॉन्फ्रेंस कहते हैं इंग्लिश में। संगोष्ठी मतलब है सिंपोजियम। देखिए फ्रेंड्स, संगोष्ठी सेमिनार को भी संगोष्ठी कहते हैं, सिंपोजियम को भी संगोष्ठी कहते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कार्यशाला, जिसे वर्कशॉप कहते हैं। नेक्स्ट है बोलचाल या वार्तालाप, जिसे कोलिक्यम। और गोलमेज चर्चा है राउंड टेबल डिस्कशन। एक एक करके डिस्कशन करते हैं इनकी, जानते हैं कि है क्या। दिखने में सभी एक जैसे, पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो पहले बात करेंगे संगोष्ठी या सेमिनार की। देखिए, एक संगोष्ठी अकादमिक प्रशिक्षण के रूप में या तो विश्वविद्यालय में या एक व्यावसायिक या पेशेवर संगठन द्वारा की पेशकश है। लोकतांत्रिक समाज में संगोष्ठियों को शोध को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय स्थान मिलता है। अब देखिए फ्रेंड, जो सेमिनार है, जो संगोष्ठी है, वो है क्या। ये किसी विश्वविद्यालय में या व्यावसायिक या पेशेवर जो संगठन है, ठीक है, वो पेश करता रहता है। कब करता है वो? सालाना, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, हर साल या हफ्ते बाद ये सेमिनार होते रहते हैं। सेमिनार में होता क्या है, संगोष्ठी में होता क्या है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जब एक कोई एक्सपर्ट जहाँ पे कुछ समझा रहा है, तो बच्चों को या किसी, जैसे देखिए यहाँ पे सेमिनार लगा हुआ है किस चीज़ में, अगर यूनिवर्सिटी में सेमिनार लगा हुआ है, तो वहाँ पे एक सेमिनार में कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक टॉपिक के ऊपर चीज़ें समझाई जाती हैं। वो समझाने का तरीका जो होता है वो कैसा होता है, वो या तो आपको प्रोजेक्टर के ऊपर वीडियो चला के दिखा देंगे, पीपीटीज बना के दिखा देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देंगे, ठीक है। यानी कि सेमिनार में होता क्या है कि एक टॉपिक के ऊपर वो चर्चा की जाती है, उसको अच्छे से समझाया जाता है, जिसे बाकी लोग सुनते हैं और एक्सपर्ट उसे समझाता है। वो वीडियो की हेल्प ले सकता है, प्रोजेक्टर की हेल्प ले सकता है, पीपीटी से वो समझा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है सेमिनार में। सेमिनार का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ सिखाते रहना, ठीक है फ्रेंड्स। तो विश्वविद्यालय में या कोई संगठन ये से सिखाते रहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सेमिनार के प्रकार कौन से हैं। देखिए, पहला है मिनी सेमिनार, जैसे जो होता है क्लासरूम स्तर पर। यानी कि जो मिनी सेमिनार, जो छोटा सेमिनार है, वो क्लासरूम स्तर पर होगा। अगर हमें क्लासरूम स्तर पर कोई चीज़ समझानी है, तो वो मिनी सेमिनार होगा। मुख्य संगोष्ठी या मुख्य सेमिनार कौन सा है? विभाग या संस्था। जब मेन सेमिनार, जब हमें किसी संस्था को या किसी यूनिवर्सिटी को, किसी विभाग को, डिपार्टमेंट को समझाना है, तो हमें मेन सेमिनार या मुख्य सेमिनार लगाना होता है, ठीक है। एक क्लास को समझाएंगे तो मिनी सेमिनार, विभाग को समझाएंगे तो मुख्य संगोष्ठी या सेमिनार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संगोष्ठी या राष्ट्रीय सेमिनार। विभिन्न विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय स्तर पर। अब देखिए कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, तो वहाँ पे राष्ट्रीय संगोष्ठी, राष्ट्रीय सेमिनार लगाया जाता है। इनकी देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में जब सेमिनार लगाया जाता है, तो वो राष्ट्रीय सेमिनार या राष्ट्रीय संगोष्ठी होती है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, विदेशी या घरेलू विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर। अब देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार क्या है कि जब विदेशी, जब यानी कि बाहर की यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे सेमिनार होता है। तो मिनी सेमिनार कहाँ होगा? क्लासरूम स्तर पर। और मुख्य संगोष्ठी सेमिनार कहाँ होगा? विभाग या संस्था स्तर पर। राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी विभिन्न विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय स्तर पर। और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी विदेशी विश्वविद्यालयों में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था सेमिनार। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी संगोष्ठी की विशेषताएं हैं? ठीक है, इनमें से सेमिनार या संगोष्ठी की विशेषताएं बतानी क्या है। ये दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया था। देखिए, यह शैक्षणिक निर्देश का एक रूप है। इसमें प्रश्न, चर्चा और बहस शामिल है। इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह
इसमें कुशल व्यक्तियों की भागीदारी आवश्यक है। अब देखिए इसमें से इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 बी और डी, ऑप्शन नंबर 3 बी सी और डी, ऑप्शन नंबर 4 ए बी और डी। ठीक है, 4 में से बताना है कि कौन सी इसकी विशेषता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इनकी ए बी और डी, सी इसमें नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस। अब देखिए, अब सम्मेलन है, सम्मेलन में सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें एक से ज़्यादा विषय या एक से ज़्यादा टॉपिक जो है वो डिस्कस किए जाते हैं, चर्चा किए जाते हैं। एक सम्मेलन अपने स्वयं के और एक दूसरे के काम के बारे में सम्मेलन या चर्चा करने के लिए सहयोगियों का एक समूह है। यानी कि सम्मेलन कब होता है कि जब सहयोगियों का समूह, यानी कि अगर कहीं पे कोई काम कर रहा है, साथ में कोलीग्स काम कर रहे हैं, सहयोगी हैं, तो वह एक सम्मेलन करते हैं, तो वहाँ पे अपने काम की और दूसरे के काम की चर्चा की जाती है। ठीक है, सम्मेलन में होता क्या है कि एक से ज़्यादा विषयों के बारे में चर्चा की जाती है कॉन्फ्रेंस में। अब आप देखिए कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे एक दूसरे काम की या अपने काम की एक दूसरे काम की चर्चा की जाती है, तो होती है कॉन्फ्रेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक से ज़्यादा टॉपिक जो है वो चर्चा किए जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि एक से ज़्यादा टॉपिक किसमें चर्चा किए जाते हैं, तो सम्मेलन में। अनुसंधान के लिए विद्वानों के सम्मेलन कभी कभी आवासिक रूप से उन विश्वविद्यालयों या आयोजित किए जाते हैं जिनके पास नियुक्त पेपर समीक्षकों का एक समूह होता है जो सबमिशन की समीक्षा करते हैं और सबसे उपयुक्त मूल सर्विसेज आदि का चयन करते हैं। अब देखिए क्या है कि जो सम्मेलन है वो वार्षिक स्तर पर भी होता है, वो छमाही स्तर पर भी होता है, मंथली स्तर पर भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो सम्मेलन होता है तो ये करते रहते हैं, जो सम्मेलन है, जो कॉन्फ्रेंस है, वो हमेशा करते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि रिव्यू करना होता है सालाना, तो वार्षिक रूप से कॉन्फ्रेंस होगा कि एक साल में क्या क्या किया है, 6 महीने में क्या किया है, एक महीने में क्या किया है, तो ये होता रहता है। इसमें क्या है कि एक्सपर्ट्स की टीम होती है। सम्मेलन में सबसे बड़ी बात देखिए कि 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये कि इसमें एक से ज़्यादा टॉपिक के ऊपर चर्चा की जाती है। दूसरी बात, इसमें एक्सपर्ट की जो टीम है, जो विद्वानों की टीम है, वो विद्वान में ज़्यादा शामिल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें विद्वान भी या एक्सपर्ट भी शामिल होंगे, ज़्यादा होंगे, और इसमें एक से ज़्यादा टॉपिक के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। अब सम्मेलन के प्रकार देखिए, पहली बात है कि क्षेत्रीय सम्मेलन। अब क्षेत्रीय लेवल पर, रीजनल लेवल पर क्षेत्रीय सम्मेलन करवाया जाता है। फिर राष्ट्रीय सम्मेलन करवाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जैसे कई देशों के प्रधानमंत्री, विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री एक जगह इकट्ठे हुए, तो वहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहाँ पे सम्मेलन के लिए, तो वो क्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। नेक्स्ट है संगोष्ठी। देखिए फ्रेंड्स, संगोष्ठी मैंने सिंपोजियम, ऊपर सेमिनार में भी संगोष्ठी है, यहाँ पे भी संगोष्ठी है, तो सिंपोजियम का मीनिंग होता है वैसे संगोष्ठी। संगोष्ठी एक बौद्धिक मनोरंजन है जो दर्शकों को सूचित निर्णय, नीतियों, मूल्य, निर्णय या समझ के साथ सूचित करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण के रूप में कार्य करता है। अब देखिए क्या है ये बौद्धिक मनोरंजन है। देखिए सबसे पहले आपको मैं डिफरेंस बताता क्या है। जो कॉन्फ्रेंस था उसमें हम सिर्फ उसमें हम एक से ज़्यादा विषय चर्चा कर सकते थे। अब संगोष्ठी या सिंपोजियम में क्या है, इसमें सिर्फ हम एक ही विषय पर चर्चा करेंगे। कॉन्फ्रेंस में एक से ज़्यादा विषय, संगोष्ठी या सिंपोजियम में एक ही विषय। कॉन्फ्रेंस में होता क्या है कि ज़्यादा एक्सपर्ट की टीम होती है, तो संगोष्ठी में बहुत कम एक्सपर्ट की टीम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बौद्धिक मनोरंजन है। इसमें क्या है कि निर्णय, नीतियाँ वगैरह उसके ऊपर एक ही विषय के ऊपर यह इसमें डिस्कस किया जाता है। संगोष्ठी की मुख्य विशेषता क्या है कि एक ही विषय या विषय और विशेषज्ञ द्वारा एक ही दिन में दिए गए सभी व्याख्यान शामिल हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो एक विषय डिस्कस किया जाता है, जो चर्चा की जाती है जिस विषय के ऊपर, उसमें जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो एक ही दिन में उस विषय के ऊपर सारी चर्चा जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। कॉन्फ्रेंस में काफ़ी दिन चलता है वे काम, और सिंपोजियम में थोड़ा सा चलता है। सिंपल सी बात कह सकते हो आप कि कॉन्फ्रेंस का छोटा लेवल जो है वो संगोष्ठी या सिंपोजियम है। ठीक है, संगोष्ठी में एक विषय और जो विशेषज्ञ हैं उनकी जो टीम है वो उसकी संख्या भी कम रहती है एक्सपर्ट की, और एक ही दिन में काम निपट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये संगोष्ठी में या सिंपोजियम में होता है। नेक्स्ट है कार्यशाला। देखिए कार्यशाला सबसे पहले है क्या, वर्कशॉप, जहाँ पे आप हाथ से काम करते हैं या यहाँ पे आप खुद से काम करते हैं, यानी कि ये मान के चलिए कि प्रैक्टिकल लेवल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखिए कि वर्कशॉप गाड़ियों की वर्कशॉप है, जहाँ पे गाड़ियों की मरम्मत होती है, वहाँ पे मैकेनिक लगे होते हैं ना हाथ से काम करने, तो वहाँ पे थ्योरी पार्ट तो होता ही नहीं है, वहाँ पे काम करना पड़ता है, वो थी वर्कशॉप। एक्टिंग की वर्कशॉप, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली में, वहाँ पे एक्टिंग की वर्कशॉप लगाई जाती है। वहाँ वर्कशॉप में क्या करवाया जाता है, वहाँ पे आपको खुद से काम करना पड़ता है। जो आप एक्टर बनने जा रहे हैं उनको वहाँ पे खुद से एक्टिंग सिखाई जाती है कि वो करके देखें। ठीक है। विश्वविद्यालय में संगोष्ठी और सम्मेलन शोधों के सैद्धांतिक आयाम प्रदान करते हैं, लेकिन कार्यशाला प्रयोग कार्यक्रम को परिभाषित करने से संबंधित अनुसंधानों में कौशल विकसित करने के लिए मंच प्रदान करते हैं। देखिए क्या है कि जो विश्वविद्यालय है उसमें जो संगोष्ठी है, यानी कि उसमें जो सेमिनार है, उसमें जो कॉन्फ्रेंस है, ये क्या है कि ये सिद्धांत शोध के जो सैद्धांतिक आयाम प्रदान करती है। ठीक है, किन सिद्धांतों पर जो शोध है, तो ये उसके बारे में बताती है। लेकिन कार्यशाला में क्या है, इसे परिभाषित करना। देखिए इसमें लाइन का मतलब क्या है कि सेमिनार और सम्मेलन में, कि सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में आपको थ्योरी पार्ट करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिर्फ समझाया जाता है। पर कार्यशाला में आपको प्रैक्टिकल लेवल करके देखना पड़ता है। यानी कि अगर हम सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहाँ पे हमें थ्योरी पार्ट समझाया जाता है। कार्यशाला में, वर्कशॉप में हमें काम खुद से करके देखना पड़ता है कि हाँ हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। किसी ने ये देख लिया कि हाँ गाड़ी ऐसे ठीक की जाती है, पढ़ लिया, पर वर्कशॉप में जाके खुद उसको गाड़ी ठीक करनी पड़ेगी, तभी उसको आएगा। व्याख्यान और प्रदर्शन प्रक्रिया द्वारा वास्तविक अवधारणा तकनीक का अभ्यास करने वाली कार्यशाला में वर्कशॉप का शब्द का प्रयोग ज़्यादातर इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। यह बहुत उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान विद्वान है। देखिए कार्यशाला का उपयोग सबसे पहले ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है, इंजीनियरिंग में। आपको मैंने पहले बताया कि जैसे इंजीनियरिंग है, ठीक है, वहाँ पे सब कुछ जैसे वहाँ पे पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में कि ये चीज़ कैसे बनाई जाती है, ये मशीन कैसे बनी है, इसे कैसे बनाना है ना। तो वो तो हमने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जब मशीन बनाने की या ठीक करने की बारी आती है तो वो हम किस में सीखते हैं, वो हम सीखते हैं कार्यशाला में। तो कार्यशाला शब्द का प्रयोग कहाँ पे ज़्यादातर उपयोग होता है, ये होता है इंजीनियरिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, बस कार्यशाला वर्कशॉप का यही मतलब है कि यहाँ पे आप प्रैक्टिकल लेवल करते हो। नेक्स्ट है बोलचाल या वार्तालाप, जिसे कोलिकियम कहते हैं इंग्लिश में, कोलिकियम। शैक्षणिक क्षेत्र में बोलचाल में विद्वानों द्वारा मार्गदर्शन के लिए दिया जाने वाला एक एकल व्याख्यान और उनके शोध कार्य के बारे में कुछ सहपाठियों और दर्शकों द्वारा प्रस्तुत कार्य का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि वार्तालाप, इसमें क्या होता है कि जो एजुकेशन सेक्टर है, जो शैक्षणिक क्षेत्र है, इसमें क्या होता है कि जो कोलिकियम क्यों किया जाता है, इसमें क्या होता है कि वार्तालाप की जाती है। क्यों की जाती है, देखिए आपको मैं सिंपल से बताता हूँ। जैसे कि किसी ने रिसर्च की है, अब उसने जो रिसर्च कर चुका है उसको क्या क्या प्रॉब्लम आई है, क्या क्या कैसे कैसे उसने रिसर्च की है, तो वो इसके बारे में बाकी स्टूडेंट को बताएगा। ठीक है, यानी कि जिसने अपनी रिसर्च पूरी कर ली है तो वो अपनी रिसर्च के बारे में बाकियों को बताएगा, तो सभी उसको ध्यान से सुनते हैं। तो उनके मन में अगर कोई प्रश्न होता है तो वो उससे प्रश्न भी पूछते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो होती है वार्तालाप, यानी कि जिसमें एक्सपर्ट बाकियों को समझाता है तो उनके प्रश्नों का उत्तर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है राउंड टेबल चर्चा। देखिए गोल मेज अकादमिक चर्चा का ग्रुप है। प्रतिभागियों को चर्चा और बहस करने के लिए एक विशिष्ट विषय सहमत है, कोई औपचारिक एजेंडा नहीं है। देखिए राउंड टेबल चर्चा, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे आप, वहाँ पे राउंड टेबल चर्चा देखोगे। और राउंड टेबल का मतलब गोल टेबल नहीं है, गोल टेबल लगाया तो बैठ गए, ऐसा नहीं है। राउंड टेबल का मतलब है किसी को ज़्यादा नॉलेज, कम नॉलेज, ठीक है, कुछ भी है, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है। सभी वहाँ पे बैठकर चर्चा करते हैं। इसके लिए एक विषय का चयन किया जाता है और इसके लिए कोई औपचारिक एजेंडा नहीं है। थीसिस शब्द का उपयोग पूरे पाठ को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो अध्ययन पर एक विशेष प्रकार की रिपोर्ट या प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि देखिए जो थीसिस शब्द का उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है कि जब अनुसंधानकर्ता, जब उसके अध्ययन की एक विशेष प्रकार की जब रिपोर्ट प्रकाशित होती है तब इसको थीसिस का शब्द दिया जाता है। तो थीसिस से पता चलता है कि
एक अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। या सिंपल सी बात कहें कि जो अनुसंधानकर्ता है, जो रिसर्चर है, उसने अगर अपनी रिपोर्ट को पेश करना है वो थीसिस के रूप में पेश करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए थीसिस विशिष्ट विशेषता के साथ एक लंबा दस्तावेज है, जैसे अमूर्त, निष्कर्ष, ग्रंथ सूची आदि। जो थीसिस है वो विशिष्ट विशेषता, यानी कि जो थीसिस है उसमें विशेषता है तो है, पर वो विशिष्ट रूप में है। जो थीसिस है वो एक लंबा दस्तावेज होता है, जैसे कि अमूर्त, निष्कर्ष, ग्रंथ सूची आदि वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स, वेबस्टर के नए कॉलेजिएट के अनुसार थीसिस एक प्रस्ताव है जो एक व्यक्ति तर्क को बनाए रखने के लिए अग्रिम और प्रस्ताव देता है। अब देखिए, जो वेबस्टर के नए कॉलेजिएट के अनुसार थीसिस क्या है? थीसिस एक प्रस्ताव है। ठीक है फ्रेंड्स, जो व्यक्ति तर्क को बनाए रखने के लिए अग्रिम प्रस्ताव देता है। अब देखिए कि इसमें है क्या, इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि जो थीसिस है वो है क्या, एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया तर्क। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर कोई अनुसंधान करता है, जो रिसर्चर है, उसके मन में कोई ख्याल आया, जैसे उसने पीएचडी की है तो उसके दिमाग में कोई परिकल्पना आई या कुछ भी आया, तो उसने उसको उसके अनुसार जो रिसर्च करने के बाद, अनुसंधान करने के बाद या शोध करने के बाद उसने उसको पेपर के ऊपर लिखा, जो उसने पेश किया, वो कहला गया थीसिस। अब इस परिभाषा में प्रमुख तत्व क्या है? देखिए, पहला है एक थीसिस एक प्रस्ताव है। देखिए, इसने एक विचार, परिकल्पना या सिफारिश प्रदान किया है। देखिए है क्या, थीसिस क्या है? एक प्रस्ताव है। यहाँ पे कहा गया है कि थीसिस प्रस्ताव है जिसमें क्या है, विचार भी है, परिकल्पना भी है। अब देखिए कि जो अनुसंधान करता जो है, जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, जो अनुसंधान करता है, उसके मन में अगर कोई विचार आए, जो परिकल्पना आई, तो उसको वो थीसिस के माध्यम से पेश करेगा। तो ये एक प्रस्ताव हो गया। थीसिस प्रदान करता है वो तर्क, यानी कि थीसिस देखिए तर्क प्रदान करेगा। यह एक विचार का प्रतिनिधित्व करता है, केवल तरीके के बजाय प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए परिकल्पना। अब देखिए, ये एक विचार का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि थीसिस क्या है, एक विचार का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, अगर एक शोधकर्ता के दिमाग में कोई विचार आता है, तो उस विचार के अकॉर्डिंग जब वो अनुसंधान या शोध करता है, तो उसी विचार को आगे बढ़ा के वो थीसिस के रूप में इसे पेश करेगा। यानी कि दुनिया में तमाम जितने भी शोध हुए हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? विचार से। विचार, देखिए फिलॉसफी में एक बात आती है कि सब कुछ ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएगा, पर एक चीज़ ख़त्म नहीं होगी, वो कि क्या है? एक विचार। विचार से ही सभी चीज़ें उत्पन्न होती है, विचार से ही बड़े बड़े शोध होते हैं, इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, थीसिस को शोध प्रबंध भी कहा जाता है, और यह स्नातकोत्तर अध्ययन यानी मास्टर डिग्री, पीएचडी, एमफिल से संबंधित। अब देखिए, थीसिस को शोध प्रबंध भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो थीसिस है वो चाहे मास्टर डिग्री हो, पीएचडी हो या एमफिल हो, उससे संबंधित है। यानी कि जब हम पीएचडी, एमफिल या मास्टर डिग्री करते हैं तो हम थीसिस को लिख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर ये पीएचडी या एमफिल में लिखा जाता है। स्तर, और यह एक प्रोफेसर या अकादमिक या विश्वविद्यालय की देखरेख में किया जाता है। अब जो थीसिस लिखी जाती है वो किसी विश्वविद्यालय या अकेडमी में एक प्रोफेसर की निगरानी में या देखरेख में लिखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कि ताकि उसमें कोई कमी ना रह पाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड, देखिए थीसिस, शोध प्रबंध, शोध पत्र और रिपोर्ट। थीसिस, शोध प्रबंध, शोध पत्र और रिपोर्ट एक ही मूल्य और उद्देश्य है, लेकिन उनका दायरा, लंबाई और प्रकृति अलग अलग है। देखिए फ्रेंड्स, जो थीसिस है, जो शोध प्रबंध है, जो शोध पत्र है और जो रिपोर्ट है, ये जो चार चीज़ें हैं, इनका मूल उद्देश्य एक ही है। ठीक है, पर इनका दायरा, इनकी लंबाई और इनकी प्रकृति अलग अलग है। यानी कि इनका जो मूल उद्देश्य तो एक ही है कि जो फैक्ट है, जो आइडिया है, जो रिसर्च है, उसकी रिपोर्ट को पेश करना, पर इनकी दायरा, लंबाई में फ़र्क आ जाता है। थीसिस और शोध प्रबंध, देखिए पहले हम थीसिस और शोध प्रबंध के बारे में बात करेंगे। शोध प्रबंध जो शब्द है वो लैटिन भाषा निबंध से लिया गया है, जिसका अर्थ है रास्ता। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ शोधकर्ता शोध प्रबंध भी थीसिस का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन थीसिस और शोध प्रबंध में मामूली अंतर है। कुछ शोधकर्ता क्या करते हैं कि जो थीसिस है और शोध प्रबंध को एक ही रूप में मान लेते हैं, पर दोनों में मामूली सा अंतर होता है। कहाँ पे अंतर होगा? उनका अंतर होगा उनकी लंबाई और प्रगति में। थीसिस और शोध पत्र, देखिए
शोध पत्र अनुसंधान के विषय में जानकारी के विभिन्न भागों का संग्रह है और एक क्षेत्र में साहित्य की समीक्षा से अधिक है। शोध पत्र है क्या कि किसी अनुसंधान के विषय में जानकारी के विभिन्न भाग। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई शोध है, कुछ भी है, जैसे कोई शोध है, कोई रिसर्च हो चुकी है, उसके विषय में जो जानकारी प्राप्त। अब देखिए फ्रेंड कि जो शोध पत्र होते क्या है कि जो अनुसंधान के विषय में जितनी भी जानकारी है, जितने भी विभिन्न भागों में जानकारी है, उनका एक संग्रह होता है। यानी कि एक अनुसंधान करने के समय जो अलग अलग जानकारी किसी जगह पर लिखी हुई थी, तो उनको अगर हम एक जगह इकट्ठा करते तो वो शोध पत्र बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, शोध पत्र को विषय के एक भाग के रूप में लिखा जाता है। जो शोध पत्र है उसको किसी विषय के एक भाग के रूप में लिखा जाता है। शोध पत्र एक शोध से छोटा है और इसमें व्यापक अनुसंधान और सख्त कार्यप्रणाली शामिल है। देखिए, जो शोध पत्र होता है वो शोध से छोटा होता है, यानी कि जो शोध पत्र, जो शोध के बारे में हम लिखते हैं, वो अनुसंधान या शोध से छोटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सख्त कार्यप्रणाली शामिल होती है। सख्त कार्यप्रणाली का मतलब है कि इसमें जो फॉर्मेट है, जो कार्यप्रणाली जिस हिसाब से होनी होती है, उसी के अनुसार होती है। शोध पत्र कई दिनों में लिखा जा सकता है, लेकिन थीसिस का वर्णन प्रारूप में शोध कार्य के लिए अधिक समय होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स कि जो शोध पत्र है वो कुछ दिनों में लिखा जा सकता है, लेकिन जो थीसिस है उसको लिखने के लिए काफ़ी समय चाहिए। रिपोर्ट और थीसिस। देखिए, रिपोर्ट परिभाषित विशिष्ट श्रोताओं और विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदान की गई तथ्यात्मक जानकारी का उद्देश्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, रिपोर्ट क्या होती है कि जो विशिष्ट श्रोता कौन से हैं कि जो आने वाले, जो भावी, जो अनुसंधान करता है, जो शोध करता है, या जो पीएचडी स्टूडेंट है, उनके लिए विशिष्ट रूप से क्या होता है कि इसे परिभाषित किया जाता है। आमतौर पर व्यवसायिक संगठन में रिपोर्ट शब्द का उपयोग होता है, लेकिन कुछ विद्वान रिपोर्ट को थीसिस कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो रिपोर्ट शब्द का प्रयोग है आमतौर पर वो व्यवसायिक संगठन में किया जाता है, लेकिन कुछ विद्वान क्या करते हैं कि रिपोर्ट को थीसिस ही कह देते हैं। ठीक है, रिपोर्ट नई अवधारणा और नया ज्ञान प्रदान नहीं करती, लेकिन थीसिस नए ज्ञान के परिणाम के साथ परिप्रेक्ष्य और निष्कर्ष प्रदान करती है। अब जो रिपोर्ट है वो नई अवधारणा और नया ज्ञान प्रदान नहीं करती, लेकिन थीसिस क्या करता है, वो नया ज्ञान जो है वो प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नए ज्ञान के क्या परिणाम है, क्या निष्कर्ष है, ये थीसिस में बताए जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट में क्या होता है, ये नया ज्ञान प्रदान नहीं करता। थीसिस का उद्देश्य परिकल्पना डाटा के आधार पर विश्वास दिलाना है और रिपोर्ट का उद्देश्य अंतिम घटना या किसी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी प्रदान करना है। थीसिस का उद्देश्य क्या है कि परिकल्पना डाटा, यानी कि जो एक रिसर्चर के दिमाग में जो परिकल्पना आई थी उस डाटा को पेश करना, जबकि रिपोर्ट का उद्देश्य है अंतिम घटना या किसी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी देना। जहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जो थीसिस है उसका उद्देश्य क्या है कि जो एक रिसर्चर है उसकी जो परिकल्पना है उसके डाटा को दिखाना। तो यहाँ पे रिपोर्ट का क्या उद्देश्य है कि महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में सिर्फ जानकारी देना। कि थीसिस होता क्या है, देखिए, जब एक अनुसंधान करता या जब एक शोध करता, जब अपने शोध को उसे दर्शाना होता है, वो थीसिस के माध्यम से दर्शाता है। थीसिस जो है वो लिखी जाती है, वो यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक होते हैं उनके गाइडेंस में ये की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, अब देखें कि थीसिस के प्रकार कितने हैं। देखिए, आमतौर पर थीसिस के दो प्रकार हैं। पहला है गुणात्मक या रचनात्मक थीसिस। आप सिंपल याद करिए, गुणात्मक और मात्रात्मक। देखिए, गुणात्मक क्या है, इस प्रकार की थीसिस वर्णनात्मक, खोजपूर्ण, विश्लेषणात्मक या रचनात्मक तरीका है। कला और मानविकी स्नातक छात्र इस प्रकार की थीसिस पर काम करते हैं। तो पहली बात है, जैसे कि समझ में आ ही रहा है कि गुणात्मक का मतलब है कि वो थीसिस जिसमें गुण पाया जाता है। फ्रेंड्स देखिए कि जो थीसिस है, जो इनकी अनुसंधानकर्ता का जो शोध का जो काम है, जो रिसर्च का जो काम है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका वर्णनात्मक क्या है, वो कितनी खोजपूर्ण है, वो कितना उसमें विश्लेषण है, ये सभी उस शोध के गुणों को दर्शाता है। यानी कि किसी अगर शोध के गुण को दर्शाना हो तो उसमें विश्लेषणात्मक, रचनात्मक वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। तो थीसिस भी इसी प्रकार की होती है। तो गुणात्मक में क्या होगा कि हम किसी शोध के बारे में वर्णनात्मक, खोजपूर्ण
और विश्लेषणात्मक या रचनात्मक तरह से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि जो कला और मानविकी यानी कि जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं वो इस थीसिस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले ये बात आएगी कि बताइए कि इसके ऊपर कौन काम करेगा। इसके ऊपर आर्ट्स और ह्यूमैनिटी यानी कि कला और मानविकी स्नातक छात्र इस पर काम करते हैं। नेक्स्ट है मात्रात्मक यानी कि गणना। देखिए संभवतः विज्ञान स्नातक छात्र इस प्रकार की थीसिस पर काम कर रहे हैं जिसमें डेटा जानकारी का टुकड़ा उपलब्ध कराया गया है। देखिए इसमें क्या है कि मात्रात्मक के में क्या है कि गणना गणना होती है, तो कितनी चीज़ें हैं क्या है ये सारे विज्ञान के छात्र इस पर करते हैं। तो यानी कि थीसिस के दो प्रकार हुए। पहला थीसिस वो जो गुणात्मक है जिसके ऊपर आर्ट्स और ह्यूमैनिटी यानी कि कला और मानविकी स्तर के छात्र जो है काम करते हैं। दूसरा है मात्रात्मक जिसके ऊपर साइंस यानी कि विज्ञान के छात्र काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा और कुछ प्रकार के पैमानों पर संख्यात्मक रूप से दर्ज किया गया है। यानी कि ये वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं ना, जैसे हम कैलकुलेशन मशीन हो गई या कोई वेट मशीन हो गई या कुछ भी ऐसे हो गया, या कई तरह के ऐसे पैमाने जिसे संख्यात्मक रूप में दर्ज किया जाता है। अब देखिए कैलकुलेटर क्या है, वो भी वैज्ञानिक उपकरण है ना। भार तोलने वाली मशीन वो भी वैज्ञानिक उपकरण है। तो इसमें देखा जाता है कि इसमें कितनी लाइन्स है, कितना ये है, कितना कुछ है, ये सब कुछ मात्रात्मक में आता है। तो नेक्स्ट है थीसिस रिपोर्ट को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो फ्रेंड देखिए जो थीसिस की रिपोर्ट है उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है परिचय भाग, फिर है रिपोर्ट का निकाय, फिर है रिपोर्ट का अंत। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले देखते हैं कि परिचय भाग में क्या है। देखिए परिचय भाग में क्या है, शीर्षक पृष्ठ। ठीक है फ्रेंड्स, परिचय भाग में सबसे पहले है शीर्षक पृष्ठ। शीर्षक पृष्ठ में क्या है, इसमें शीर्षक का नाम, जमा करने की तारीख, लोगो, पर्यवेक्षक का नाम और पदनाम, शोधकर्ता का नाम और विश्वविद्यालय, विभाग या कॉलेज आदि का नाम शामिल है। अब देखिए परिचय भाग में क्या होगा, जो शीर्षक पृष्ठ है उसमें पहले शीर्षक का नाम होगा कि टाइटल क्या है, फिर वो कब सबमिट हुई थी उसका सबमिट करने की तारीख, फिर उसका जो लोगो है उसका नाम, फिर शोधकर्ता का नाम जिसने इसे शोध किया है या इसका नाम है, ठीक है, जो राइटर का नाम है वो दिया जाता है, फिर विश्वविद्यालय की कहाँ से छात्र है उसका नाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो परियोजना का शीर्षक बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो शीर्षक बताया गया है जो उसका नाम है वो बड़े बड़े अक्षरों में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कि ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। तो ये होगा शीर्षक पृष्ठ, किस में आएगा, ये परिचय भाग में। परिचय भाग में ये हो गया। अब नेक्स्ट आएगा सार, जिसे एब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट का या सार का क्या मतलब है, अनुसंधान के बारे में एक संक्षिप्त तकनीकी सारांश है। अब देखिए कि जिसके बारे में अनुसंधान या जिसके बारे में शोध बताई गई है उसकी एक संक्षिप्त यहाँ पे सारांश बताया जाता है कि ये चीज़ किसके बारे में है, कि ताकि हमें उसे पढ़ने के बाद थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें तथ्य विश्लेषणों और अनुशंसाओं पर प्रकाश डाला गया है जो कुछ पाठकों के लिए उपयोगी है, जिसके पास संपूर्ण थीसिस रिपोर्ट पढ़ने का समय नहीं हो सकता। अब देखिए फ्रेंड्स, सार में क्या होगा कि अनुसंधान के बारे में पहले तो संक्षिप्त तकनीकी जानकारी होगी, सारांश होगा, उसके बाद जो तथ्य है, जो विश्लेषण है, जो अनुशंसा है, उसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है कि ताकि जो कुछ पाठक है, कुछ पाठक कौन से, जो आगे जाके जो शोध कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो जिनके पास पूरी रिपोर्ट पढ़ने का समय नहीं है, अब मान के चलो कि भावी रूप से कोई अभी रिसर्चर और है, कोई अनुसंधान करता है, उसको उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस रिपोर्ट को पढ़ के अपनी रिपोर्ट को तैयार करे या कुछ इससे आइडिया ले। उसके लिए एक इसमें उपयोगी बात सार हो सकता है कि जिसको पढ़ के उसे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो नेक्स्ट है सामग्री तालिका। देखिए सामग्री तालिका बहुत इंपॉर्टेंट है। सामग्री की तालिका विभिन्न पाठकों को विशिष्ट पृष्ठों की ओर मोड़ने में मदद करती है। इसमें सामग्री की तालिका, सूची, पाठ शीर्षक, संलग्न भाग, आकृति और पाठ पृष्ठ संख्या के 7 तालिकाएँ शामिल है। सामग्री तालिका फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है कि इसमें आप जैसे कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसमें होता क्या है कि चीज़ पढ़ने के साथ साथ आपको ये बताया जाता है कि ये चीज़ इतने नंबर पे है, ये लेसन इतने नंबर पे है। जैसे आप यूजीसी नेट के लिए कोई भी बुक पढ़ते हो तो आपको लिखा होता है ना उसके ऊपर कि यहाँ पे इसके 10 यूनिट है, तो पहला यूनिट है वो शिक्षण अभिक्षमता का, ये इतने से इतने पेज में है, तो अनुसंधान योग्यता का इतने से इतने पेज में है ना। तो इसे
सबसे इसमें यही बताया गया है कि जितनी भी शोध होती है जिसमें उतने चैप्टर बने होते हैं तो चैप्टर वाइज उसके पृष्ठों की संख्या इसमें दी होती है। अब हर एक के ऊपर जैसे कोई पेज है, पेज के ऊपर पहले पेज नंबर दिया होता है, साथ साथ उसके पेज नंबर के साथ उसके ऊपर उस पाठ का नाम भी लिखा होता है। तो फ्रेंड्स ये किस में आएगा? सामग्री तालिका में। तो परिचय भाग में शीर्षक पृष्ठ आएगा, सार आएगा और सामग्री तालिका आएगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट का निकाय। देखिए रिपोर्ट का निकाय में क्या है? सबसे पहले रिपोर्ट का निकाय, देखिए रिपोर्ट मतलब कि कैसे होनी चाहिए, बॉडी कैसे होनी चाहिए रिपोर्ट की। इसमें पहली बात तो है ये परिचय होगा, रिपोर्ट का परिचय, फिर साहित्य की समीक्षा कि इसमें लाइन कैसे लिखी हुई है, वर्डिंग कैसी है, फिर तरीका किस तरीके से है, फिर सांख्यिकी विश्लेषण और निष्कर्ष और सिफारिश। ये 5 चीज़ें होती है रिपोर्ट के निकाय में। आइए एक एक करके इसे जानते हैं। देखिए परिचय में सबसे पहले क्या होगा? अध्ययन का उद्देश्य। शोध पहले होगा अध्ययन का उद्देश्य, यानी कि जो अध्ययन किया गया है, जो शोध की गई है उसका उद्देश्य क्या था, पहले तो ये बताया गया जाता है। फिर शोध प्रश्न की परिकल्पना का विवरण। अब जो शोध प्रश्न है उसकी परिकल्पना, यानी कि जो शोध क्यों की गई थी, किसके बारे में की गई थी, जितने भी प्रश्न बनते हैं उसका विवरण दिया जाता है। फिर अध्ययन का महत्व, ठीक है, यानी कि इसका अध्ययन करने से हमें ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। फिर परिसीमन, सीमाएं और मान्यताएं। तो इसमें ये दिया जाता है कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या रिजल्ट पे निकला है, क्या उसका कंक्लूज़न क्या है, उसका निष्कर्ष क्या निकला है। ठीक है फ्रेंड्स। तो परिसीमन का अर्थ क्या है? शोधकर्ता द्वारा नियंत्रित किए गए कारक। देख फ्रेंड्स, परिसीमन क्या है? शोधकर्ता यानी कि जो अनुसंधान करता है उसके द्वारा जो नियंत्रित किए गए कारक है जिसे वो नियंत्रित करके चलता है ताकि वो एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो जाए। तो परिसीमन होगा ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट होगा सीमाएं। सीमाएं में क्या होगा? कारक जो शोधकर्ता में के नियंत्रण में नहीं थे। देखिए फ्रेंड, जो सीमाएं हैं वो कारक जो शोधकर्ता के नियंत्रण में होता ही नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है वो उसके नियंत्रण में होती नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, परिसीमन, सीमाएं और मान्यताएं क्या है। देखिए परिसीमन क्या है? शोधकर्ता द्वारा नियंत्रित किए गए कारक, यानी कि वो कारक जो शोधकर्ता द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई शोध होती है, जब भी कोई अनुसंधान होता है तो उसमें जो कुछ कारक होते हैं वो नियंत्रित किए जाते हैं शोधकर्ता के द्वारा, कि ताकि वो एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सीमाएं। सीमाएं में क्या होगा कि कारक जो शोधकर्ता के नियंत्रण में नहीं थे, यानी कि जो शोधकर्ता ने कुछ सीमाओं में रख के अपनी शोध को किया है। पर क्यों किया है? क्योंकि वो जो कारक थे वो शोधकर्ता के नियंत्रण में नहीं थे। नेक्स्ट है मान्यताएं। देखिए फ्रेंड्स, मान्यताएं क्या है कि मान्यताएं एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी चीज़ को लागू करने में सहायक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे कारक जो जिसकी जो एक शोध, देखिए फ्रेंड्स, ऐसे कारक होते हैं जो किसी मान्यता पर आधारित होते हैं। तो मान्यता पर आधारित होने के साथ वो किसी चीज़ को अप्रूवल दिलवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी चीज़ नहीं करने जा रही है, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मान्यताएं होना बहुत ज़रूरी है। होता है ना कि जैसे अगर किसी रिसर्चर ने, किसी अनुसंधानकर्ता ने कोई अनुसंधान किया या शोध किया है तो वो कितनी वैलिड है, क्यों वैलिड है, ठीक है, तो उसके लिए मान्यताएं बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है साहित्य की समीक्षा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने एक किया ना पार्ट परिचय वाला, फिर इसमें है साहित्य की समीक्षा। अध्ययन के क्षेत्र में लागू होने वाली सैद्धांतिक रूपरेखा साहित्यिक समीक्षा हो सकती है। देखिए साहित्यिक, देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो साहित्य की समीक्षा यानी कि जो शोध किया गया है उसमें जो चीज़ बताई गई है क्या वो स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्या शब्दों का उच्चारण सही है, क्या वो सब कुछ लिखा हुआ है, वो सैद्धांतिक रूप से वो देखा जाता है, तो उसे बोलते हैं साहित्य की समीक्षा। तो नेक्स्ट है विधि और प्रक्रिया। इस खंड को प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए जिसके द्वारा अध्ययन पूरा हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी विधि और कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसके प्रत्येक पहलू को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए कि हाँ हमने ये रिसर्च की थी, ये हमने शोध किया था। ठीक है फ्रेंड्स, जब एक शोध करता है तो वो बताता है, हर एक पहलू को स्पष्ट करता है कि उसने ये जो शोध किया है वो किस विधि से किया है, तो किस प्रक्रिया से किया है, कि ताकि आने वाले जो शोध करता है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। नेक्स्ट है सांख्यिकी विश्लेषण। अब देखिए डेटा के विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली सांख्यिकी प्रक्रिया का एक स्पष्ट विवरण प्रदान करें। सांख्यिकी प्रेक्षणों का प्रकार अनुसंधान, परिकल्पना या प्रश्न का चिंतनशील होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सांख्यिकी विश्लेषण क्या है
कि जो डेटा का जो विश्लेषण है उसमें जो उपयोग की जाने वाली जो प्रक्रिया है वो सांख्यिकी होनी चाहिए। इसमें होता है ना कई बार कि स्टैटिक रूप से कोई नंबरिंग दे दी जाती है, जैसे किसी जो कोई चीज़ बताई जा रही है उसके पॉइंट्स आ जाते हैं, फिर उस ABCD या 1 से लेके 10 तक या कुछ भी ऐसी चीज़ आ जाती है। तो उसमें ये सारी चीज़ें होती है, स्पष्ट होती है कि इसके इतने पॉइंट बनेंगे, इसके इतने पॉइंट बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है निष्कर्ष, व्याख्या और सिफारिश। देखिए इस खंड में वर्तमान, विश्लेषण और व्याख्या, निष्कर्ष, परिकल्पना, डाटा और सिफारिश शामिल है। इसमें क्या है, इसमें वर्तमान, विश्लेषण और व्याख्या, निष्कर्ष, यानी कि जो व्याख्या, जो शोध का निष्कर्ष है वो क्या है, जो परिकल्पना डाटा क्या है, यानी कि जब एक रिसर्चर ने परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए शोध किया था तो क्या वो उसने पूरा किया है, क्या उसी के ऊपर आधारित है, इसमें ये भी देखा जाता है। अनुसंधान परियोजना से उत्पन्न विशिष्ट निष्कर्षों की पहचान करें। देखिए अनुसंधान जो परियोजना है जिसके बारे में चीज़ बनाई जाती है, ठीक है, यानी कि जो थीसिस जो अनुसंधान परियोजना पर आधारित होती है उससे कौन कौन से निष्कर्ष निकले हैं उसकी जानकारी यहाँ पे दी जाती है, उसकी पहचान होती है। यह खंड अनुसंधान परियोजना में वर्तमान ज्ञान का निर्माण करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये खंड जो है वो क्या करते हैं, अनुसंधान परियोजना में वर्तमान ज्ञान का निर्माण करता है, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर मान के चलिए कि किसी चीज़ के ऊपर शोध के बारे में लिखा गया है, तो उस शोध को जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वर्तमान समय में वो कहाँ पर वो रिलेट करेगी, कहाँ पर वो फिट बैठेगी, तो उसका ज्ञान का निर्माण यहाँ पे होता है। तो ये किससे संबंधित है, ये निष्कर्ष, व्याख्या और सिफारिश पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है रिपोर्ट का अंत। ठीक है फ्रेंड्स, ये थर्ड पॉइंट है रिपोर्ट का अंत। तो अब जानेंगे, देखिए संदर्भ अनुभाग में ग्रंथ सूची और प्रशिक्षण शामिल हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट का अंत क्या है कि रिपोर्ट की अब एंडिंग करना। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची मतलब कि बिब्लोग्राफी, इसे इंग्लिश में बिब्लोग्राफी कहते हैं। देखिए होता क्या है, ग्रंथ सूची थीसिस रिपोर्ट में उपयोग किए गए प्रकाशन की एक सूची है। प्रकाशन स्रोतों के बारे में जानकारी के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन रिपोर्ट में उद्धृत नहीं किया जा सकता। ग्रंथ सूची में शामिल हो सकते हैं। ग्रंथ सूची दो स्वरूपों में लिख सकते हैं। देख फ्रेंड्स बिब्लोग्राफी या ग्रंथ सूची है क्या। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब थीसिस रिपोर्ट को लिखा जाता है तो उसमें पहली बात है प्रकाशन की सूची होती है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो क्या क्या लिखनी है, कौन कौन से पब्लिकेशन ने लिखी है, तो प्रकाशन स्रोतों के बारे में जानकारी होती है। ग्रंथ सूची में कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, ऐसे होता है कि जैसे किसी एक शोधकर्ता ने जब शोध के बारे में जानकारी देनी होती है तो उसके बारे में पूरा का पूरा जो डाटा लिखा जाना है थीसिस के रूप में उसको बताया जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। फिर उसका उसमें राइटर का नाम हो गया, फिर उसका जो डेट होगी, साथ में शीर्षक का नाम होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तब ये ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी दो तरह से लिखी जाती है। पहला है, तो फ्रेंड देखिए पहला है APA प्रारूप। APA प्रारूप में है क्या, देखिए फुल फॉर्म है इसकी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये 1929 या 1929 में बना था। अब देखिए APA प्रारूप में हम बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची कैसे लिख सकते हैं। पहले आएगा लेखक का अंतिम नाम। लेखक का अंतिम नाम मतलब कि सरनेम पहले आएगा, फिर उसके बाद दिनांक आएगी कब से ये कब इसको लिखा, लेख का शीर्षक, फिर उसके बाद विश्वकोश का शीर्षक। ठीक है फ्रेंड, इंसाइक्लोपीडिया का शीर्षक आएगा जिसमें खंड होंगे, पृष्ठ होंगे, यानी कि पेजों की संख्या होगी। उसके बाद प्रकाशन का शहर, कि शहर कौन सा है प्रकाशन का, फिर प्रकाशन करने वाली कंपनी का नाम। तो ये हो गया APA प्रारूप। फिर अब आएगा MLA प्रारूप, यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स आजकल जो MLA प्रारूप जो बहुत चल रहा है, तो पहले तो इसके आप फुल फॉर्म देखिए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इस विधि से भी जो ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी लिखी जाती है, तो देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। देखिए इसमें भी पहले लेखक का अंतिम नाम आएगा, यानी कि सरनेम पहले आएगा, फिर पहला नाम आएगा, उसके बाद पुस्तक का शीर्षक आएगा, फिर अतिरिक्त जानकारी इसके बारे में, जब शोध के बारे में या बुक के बारे में कुछ भी जानकारी है वो वहाँ पे दी जाएगी। फिर प्रकाशन का शहर कौन सा है वो आएगा, फिर प्रकाशित करने वाली कंपनी और प्रकाशन तिथि। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि आप APA फॉर्मेट से मिलता है, पर एक दो और बस लाइनों का ही फ़र्क है यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे एक इसका एग्जांपल भी देता हूँ। देखिए पहले है जैन, यानी कि पहले लेखक का अंतिम नाम, फिर उसका लेखक का पहला नाम यानी कि मनीष, फिर उसके बाद पुस्तक का शीर्षक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियादी बातें। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया शीर्षक। फिर है अतिरिक्त जानकारी, ठीक है, वो इसमें आ जाएगी। फिर आएगा प्रकाशन करने वाली कंपनी क्या है, देखिए नई दिल्ली। उसके बाद प्रकाशन का शहर कौन सा है, नई दिल्ली।
प्रकाशित करने वाली कंपनी कौन सी है? भारत का प्रिंट्स हॉल। फिर प्रकाशन की तिथि 2010। तो ये ऐसे MLA जो फॉर्मेट है, तो आपको इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे बता दी है, तो ये ऐसे इसकी एग्जांपल है। तो उसके बाद तो देखिए फ्रेंड्स, परिशिष्ट में होता क्या है कि परिशिष्ट, जैसा कि इसके नाम का तात्पर्य है कि एक हिस्सा है, परिशिष्ट सामग्री का काम कर रहे हैं कागज़, सारांश, तालिका, अतिरिक्त संदर्भ और अन्य रिपोर्ट, लेकिन चार्ट, ग्राफ और टेबल शामिल नहीं है जो सीधे रिपोर्ट का समर्थन करते हैं। परिशिष्ट होता क्या है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिक्स। यानी कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में कुछ और ज़्यादा पढ़ना है, तो उसमें होगा क्या, आपको उसके बारे में अपेंडिक्स दिया जाएगा, आपको उसके बारे में बुक्स का नाम वगैरह या प्रकाशन वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, जिससे आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। मान के चलते एग्जांपल के तौर पर, अगर आप गूगल पे के ऊपर कोई सर्च करते हो, जब आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे, सर्च करने के बाद जब आप विकीपीडिया पे जाओगे, आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब आप उसको नीचे जाओगे, तो वहाँ पे आपको एक अलग से फोल्डर मिलेगा अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स में क्या होगा कि आपको जो परिशिष्ट अपेंडिक्स में क्या होगा कि जो आपने अभी जानकारी पढ़ी है, अगर आपको और अच्छे से पढ़नी है, तो आप उससे एक्स्ट्रा वो पढ़ सकते हो। वहाँ पे आपको बुक्स का नाम वगैरह या कुछ और किसी का आर्टिकल सब कुछ बताया जाता है। तो परिशिष्ट होता क्या है कि जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ के बारे में आपको बुक्स वगैरह या किसी के आर्टिकल के बारे में यहाँ पे बताया जा सकता है, जिससे आप उसको और अच्छे से पढ़ पाओगे। तो नेक्स्ट है रिपोर्ट लेखन के यांत्रिकी। अब देखिए रिपोर्ट लेखन के तरीके क्या है। पहला है फुट नोट या एटिंग नोट। फुट नोट होता है कि हमेशा हर एक बुक में बुक के बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे लिखा होता है, यानी कि जब बुक का जो पृष्ठ है, जहाँ जो बुक का पेज है, उसके बॉटम हिस्से में, इनके सबसे नीचे हिस्से में फुट नोट लिखा होता है। तो नेक्स्ट है शीर्षक। शीर्षक इसमें होता है कि रिपोर्ट लेखन में शीर्षक बहुत ज़रूरी है। फिर चित्र, ठीक है। फिर है प्रमाण पठन। फिर नेक्स्ट है लेखन की शैली। लेखन की शैली कैसी है, टेबल्स आएंगे, फिर अंकुरण, ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी, रिपोर्ट लेखन में। तो नेक्स्ट आएगा समीक्षण। तो फ्रेंड्स, फुट नोट या समाप्ति नोट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, फुट नोट पुस्तक या पांडुलिपि के पृष्ठ के नीचे है, जो पाठ के संदर्भ निर्दिष्ट भाग पर टिप्पणी करता है या उद्धृत करता है। फुट नोट या एडिंग नोट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ विशेष शब्द होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फुट नोट्स होते क्या है कि हर एक बुक जो होती है, तकरीबन जो बुक्स होती है, उसके पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से में होता है, वहाँ पे कुछ खास शब्दों में उस लाइन के बारे में लिखा होता है, यानी कि जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो, उसके चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे आपको खास शब्दों में क्या है कि हमें जो अनुसंधान करने के लिए उस तकनीकों को शामिल करना है, जिससे हम डाटा को इकट्ठा कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पहली तकनीक में हमें डाटा को इकट्ठा करना है, वो किस तकनीक से करना है वो हमें देखना पड़ेगा पहले में। तो दूसरे समूह में डाटा और अज्ञात चर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग करें। यानी कि जो दूसरे समूह क्या है, जो डाटा है और अज्ञात चर माने अननोन जो वेरिएबल है, जो अज्ञात चर है, उसके बीच संबंध स्थापित करने के लिए, यानी कि जो हमारा डाटा है, तो जो अज्ञात चर है, जो हमने ढूंढना ही नहीं है, उसके बीच में जो संबंध है वो स्थापित करने के लिए अब कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। तो नेक्स्ट है तीसरे समूह में हम उस तकनीक के होते हैं जिनका प्रयोग प्राप्त परिणाम की सटीकता का मूल्यांकन करने के लिए किए जाते हैं। देखिए, तीसरे में हम मूल्यांकन करते हैं कि जो हमने अनुसंधान किया है कि वह सही है कि नहीं। पहले में हमने डाटा इकट्ठा किया, ठीक है। तो पहले में हमने डाटा इकट्ठा किया, दूसरे में हमने डाटा का और जो अज्ञात चर है उसका आपस में संबंध देखा। तीसरे में हमने ये देखा कि अब जो हमने रिसर्च की है कि उसका परिणाम क्या निकला, मूल्यांकन करके देखा कि क्या जो हमारे जो हमने रिसर्च या अनुसंधान किया था, क्या वो सही निकला या गलत निकला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात उसमें हो गई। मान लीजिए आप अच्छी तैयारी करके गए यूजीसी नेट के लिए, तो आपके सामने आपने जो पेपर किया, तो आपको जितनी आपने अच्छी तैयारी की थी, पर आपके सामने आपने उतना अच्छा पेपर किया नहीं, तो मूल्यांकन क्या निकला कि आपका इतना आसान पेपर आपसे इतना अच्छा हो नहीं पाया। ठीक है फ्रेंड्स, या सबसे बढ़िया हो पाया, तो वो मूल्यांकन हो गया कि कितना सटीक था कितना नहीं। देखिए, अनुसंधान विधि को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि जो अनुसंधान विधि है, हम कौन कौन सी विधियां अपना सकते हैं अनुसंधान के लिए। देखिए, पहली है ऐतिहासिक विधि, जिसे पुस्तकालय अनुसंधान भी कहा जा सकता है। दूसरा है सर्वेक्षण विधि, जिसे दायर अनुसंधान। तीसरा है प्रायोगिक विधि, यानी कि प्रयोगशाला अनुसंधान। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं।
ऐतिहासिक विधि, देखिए फ्रेंड्स, ऐतिहासिक विधि या पुस्तकालय अनुसंधान। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कोई अनुसंधान या कोई रिसर्च करते हैं तो हम ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम क्यों करते हैं, देखिए कि जो इतिहास में बीत चुका है, मान के चलिए कि आप कोई रिसर्च करने जा रहे हो या आपने कोई रिसर्च आप कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है। अब वैसा ही रिसर्च अगर किसी ने इतिहास में किया हो तो उसके सामने अगर वैसी ही सेम प्रॉब्लम आई हो तो उसने उस प्रॉब्लम का सलूशन या प्रॉब्लम की समस्या का हल कैसे निकाला था। तो आपको उसके लिए ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका मतलब कि कैसे समस्या का समाधान ढूंढूं, तो आपको ऐतिहासिक विधि को अपनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इतिहास में हुई गलतियों को ना दोहराया जाए और आपकी अनुसंधान जो है वो अच्छे से हो सके, इसलिए आपको ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करना होता है। तो देखिए, इस पद्धति में शोधकर्ता विश्लेषण, रिकॉर्ड और दस्तावेजों के लिए तकनीकों का उपयोग करते हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों के स्रोत इस प्रकार है, यानी कि इस पद्धति में क्या है, जो शोध करता है वो जो रिकॉर्ड है, जो दस्तावेज है, उसकी तकनीक का उपयोग करते हैं। ठीक है, इनकी जो शोध करता है वो क्या करते हैं, जो रिकॉर्ड है इतिहास के, जो दस्तावेज है, उसकी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कौन से हैं। देखिए, पहले है पुस्तकें। देखिए, ऐतिहासिक विधि में पुस्तकें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी की मतलब कि लाइफ के बारे में लिखना है तो आप पुस्तकों से देख सकते हो। मान लीजिए आपको गांधी जी के बारे में जानना है तो आप गांधी जी के बारे में जो बुक्स हैं वो पढ़ोगे, है ना। तो आपको कोई क्रांतिकारियों को पढ़ना है, आपको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है, तो आप पुस्तकों से पढ़ सकोगे, आपको पुस्तकों के बारे में जानकारी हो जाएगी। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको कोई थीसिस लिखना है किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप पुस्तकों को पुस्तकें पढ़ के आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है। पुस्तकें, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में विभिन्न विचारकों के विचार तथा सिद्धांत प्रदान करती है। इन किताबों का शोध, अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करें जो इस विषय पर उन लोगों द्वारा कहा गया है जिन्होंने पहले इसी तरह के शोध का अध्ययन किया था। देखिए, पुस्तकें क्या होता है, पुस्तकों में जो विचारक होते हैं वो विभिन्न प्रकार के विचारक हैं। उन्होंने हर एक विचारक ने अपने अपने सिद्धांत जो है प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, पुस्तकों में क्या होता है, जो विचारक है अपने अपने विचार रखते हैं, तो आपको उनके विचारों को समझ में आ जाता है कि ये चीज़ है क्या। तो इन किताबों का अगर आप शोध अध्ययन करोगे, आप अगर ज्ञान प्राप्त करोगे, तो आपको इस विषय के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। यानी कि जिस विषय के आप बारे में जानना चाहते हो तो आपको उस विषय के बारे में पुस्तकों से पता चल सकता है। जैसे यूजीसी नेट के लिए आपको कुछ समझना है, अगर आपके सामने अगर आप कोई देखिए, जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास यूजीसी नेट की बुक्स हों, पुस्तकें हों, तभी तो आप उसके बारे में जान पाओगे ना वो चीज़ है क्या। सर्वेक्षण की रिपोर्ट, देखिए, सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों ने सामाजिक समस्या से संबंधित कई रिपोर्ट सर्वेक्षण प्रकाशित किए। ये रिपोर्ट सर्वेक्षण सामाजिक शोधकर्ता को विषय या विषय के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। अब सर्वेक्षण की रिपोर्ट यानी कि जो सर्वे रिपोर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकारी या गैर सरकारी जो संगठन होते हैं वो जो रिपोर्टों को, सामाजिक समस्या को वो प्रकाशित करते हैं। इनकी जो समाज में समस्याएं चल रही हैं, अब वो सर्वे मेथड जो होता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, वहाँ पे जो सामाजिक समस्याएं बताई जाती हैं कि समाज में है क्या, जैसे एजुकेशन सिस्टम से संबंधित हो या समाज में अन्य कोई कुरीतियाँ फैली हो, तो आपको वो रिपोर्ट जब प्रकाशित हो जाती है तो आपको वो पता चलता है। तो ये रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है आपके लिए। जैसे न्यूज़पेपर में जो संपादकीय का पेज होता है, आप देखिए कि वहाँ पे कितना अच्छा अच्छा लिखा होता है। तो अगर आप उसको पढ़ते हो, जिसे इंग्लिश में एडिटोरियल, हिंदी में संपादकीय कहते हैं, तो संपादकीय पेज को आप जब पढ़ते हो तो आपको खबर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। वहाँ पे सर्वेक्षण भी बताया जाता है एक तरह से। नेक्स्ट है यादें में क्या है, देखिए, आत्मकथा, जीवन इतिहास और पत्र उपयोगी जानकारी या डाटा प्रदान करते हैं। यादें क्या है, देखिए, जो यादें हैं इसमें क्या है, आत्मकथा यानी कि किसी ने अगर ऑटोबायोग्राफी लिखी हो, किसी का जीवन इतिहास हो, है ना, तो कुछ पत्र हो, तो जैसे इंपॉर्टेंट पत्र थे अंग्रेज़ों के ज़माने में जब यहाँ से लिखे गए, गांधी जी ने काफ़ी पत्र लिखे, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, किसी भी आप म्यूज़ियम में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो आत्मकथा, जीवन इतिहास, पत्र, ये आपकी जो रिसर्च है, अनुसंधान, उसमें काफ़ी काम आते हैं। अगर आपको कोई रिसर्च करनी है तो आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपको जो इनकी जो रिसर्च है वो उसको करने के लिए आपको कई जगह से डाटा इकट्ठा करना होता है।
ऐतिहासिक रिकॉर्ड विभिन्न प्रकार के ज्ञान और डाटा इतिहास के रिकॉर्ड या उपलब्ध हो सकते हैं और प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है वह विभिन्न प्रकार के उससे क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त और डाटा इतिहास के रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकते हैं। यानी कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान है, काफ़ी डाटा है जो आपको उपलब्ध हो सकते हैं। अब इतिहास में काफ़ी कुछ बीत चुका है तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको प्राथमिक स्रोत और माध्यमिक स्रोत ठीक है प्राप्त कर सकते हो। प्राथमिक स्रोत क्या है, जो आप खुद इकट्ठा कर रहे हो। माध्यमिक स्रोत या सेकेंडरी स्रोत क्या है, जो आप किसी और के द्वारा चीज़ों को पढ़ रहे हो। प्रकाशित रिकॉर्ड देखिए, सरकार, विभिन्न समाचार एजेंसियां, संस्थाओं को प्रकाशित लेख, सामाजिक आर्थिक शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दे आदि के बारे में समाचार शोध पत्र प्रकाशित करते हैं। देखिए प्रकाशित रिकॉर्ड क्या है, जब कोई चीज़ ठीक है, प्रकाशित रिकॉर्ड क्या है, जब कोई चीज़ देखिए होती है जिसमें देखिए समाचार एजेंसियां जो है या संस्थाएं जब प्रकाशित लेख हैं या सामाजिक आर्थिक या शिक्षा कुछ भी है, अगर ये किसी मुद्दे के बारे में आपको बताती हैं, ठीक है, तो ये आपको किसी न्यूज़पेपर में किसी बुक में आपको ये प्रकाशित किया जाता है। तो आप इसको अच्छे से करके अपनी अनुसंधान में इसका लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि या फील्ड रिसर्च। वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि क्या है, देखिए डिस्क्रिप्टिव, देखिए सर्वेक्षण विधि वही डिस्क्रिप्टिव जो सर्वेक्षण विधि, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड जिसे कहते हैं, इसे फील्ड रिसर्च भी कहते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान में विभिन्न प्रकार की जांचों को खोजने वाले सर्वेक्षण और तथ्य शामिल होते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य मामलों की स्थिति का वर्णन है, क्योंकि यह वर्तमान में मौजूद है। उपयोग की विधि सर्वेक्षण, तुलनात्मक और सहसंबंध के तरीके हैं। देखिए अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव सर्वेक्षण विधि की। यानी कि सर्वेक्षण विधि क्या है, इसमें क्या है कि आपको विभिन्न प्रकार की जो जांचें हैं, देखिए सर्वेक्षण विधि क्या है कि जैसे कोई सर्वेक्षण कर रहा है, कोई सर्वे कर रहा है किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे आपने कोई रिसर्च करनी है तो आपको पहले उसके बारे में सर्वेक्षण करना होगा कि क्या जो आप चीज़ कर रहे हो लोगों की उसके बारे में राय क्या है। जैसे कि आप ये देखिए कि यूजीसी नेट पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन है, तो आप ये जानना चाहते हो कि ऑफलाइन बढ़िया था, ऑनलाइन अच्छा, ऑफलाइन बढ़िया था या ऑनलाइन बढ़िया है, तो आपको उसके लिए सर्वेक्षण करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आपको इसके लिए जो मुख्य उद्देश्य जो आपके हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, आपको उस स्थिति का पता चल सकेगा। ठीक है, यानी कि जब आप कोई रिसर्च करने जा रहे हो तो आपको उसका जो मुख्य उद्देश्य है, आपको उसकी स्थिति का पता चलेगा, क्योंकि यह स्थितियाँ वर्तमान में मौजूद हैं, क्योंकि वर्तमान में जो लोग हैं उनकी क्या सोच है, तो आपको वो पता चल जाएगी, जिसके हिसाब से आप वो है एक रिपोर्ट को तैयार कर पाओगे। अब इसके देखिए जो विवरण अनुसंधान के प्रकार या वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि के प्रकार क्या लिखे। पहला है सर्वेक्षण परीक्षण। कुछ समय के लिए विशेषज्ञ साक्षात्कार, माध्यमिक डाटा और संगठनात्मक जानकारी समस्या या निष्कर्ष को प्रभावित करने के लिए प्राप्त नहीं हो सकती। देखिए सर्वेक्षण परीक्षण क्या है, यानी कि अगर थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए अगर आप किसी विशेषज्ञ का कोई इंटरव्यू लेते हो, माध्यमिक डाटा है या संगठनात्मक जानकारी समस्या कुछ भी है, या आप किसी निष्कर्ष को परिभाषित करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो सर्वेक्षण परीक्षण है वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है, पर ये पर्याप्त नहीं है। अगर आप किसी का इंटरव्यू लेकर कोई आप सोच लो कि मेरी रिसर्च पूरी होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको अन्य स्रोत है उसकी भी जानकारी इकट्ठी करनी होगी, यानी कि आपकी हेल्प तो करेंगे पर आपके लिए पूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्नावली। प्रश्नावली एक उपकरण है जिसमें प्रश्नों की सूची को उत्तरदाताओं के रूप में पूछा जाना है। इस विधि का लाभ कम लागत तब भी जब ब्रह्मांड बड़ा और भौगोलिक रूप से व्यापक हो। ब्रह्मांड का मतलब फ्रेंड यहाँ पे यूनिवर्स मैंने पॉपुलेशन जो आपका डाटा होता है उसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा शुद्ध हिंदी में इसका कन्वर्जन ऐसा है। देखें प्रश्नावली क्या है कि ऐसा उपकरण है जिसमें प्रश्नों की सूची, यानी कि जब आप देखिए प्रश्नावली में क्या है कि जब आपने कोई रिसर्च करनी है तो आप उससे संबंधित जो आपको चाहिए जो डाटा, उससे संबंधित जब आप कोई प्रश्न उत्तर करते हो, तो इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से वो सारे प्रश्न पूछ लोगे जो आपकी रिसर्च में काम आने वाले हैं या आपके जो अनुसंधान में काम आने वाले हैं। जब आप वो प्रश्न पूछोगे तो ये विधि पहली बात तो है कि आपकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम आएगी। जो आपका यूनिवर्स है यानी कि जो आपका जो डाटा है उसमें तो काम आएगा ही, तो साथ में ये कम लागत का भी है। यानी कि अगर आपने कोई रिसर्च करनी है तो आपको अगर उसके लिए डाटा इकट्ठा करें तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, जिससे आपको अपने डाटा को इकट्ठा करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ये बढ़िया तरीका है एक तरह से। नेक्स्ट है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। मौखिक बातचीत के माध्यम से नियंत्रित जानकारी के साक्षात्कार विधि में प्रत्यक्ष साक्षात्कार
या तो कथा के रूप में हो सकता है या मुखबिर को लगाए गए विशिष्ट प्रश्न के उत्तर के रूप में हो सकता है। देखिए साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू। अब आप देखिए कि इंटरव्यू में क्या होता है कि एक इंटरव्यू होता है लेने वाला, एक होता है इंटरव्यू देने वाला। दो व्यक्ति होते हैं। दो व्यक्ति क्या करते हैं कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इंटरव्यू देने वाले से सवाल जवाब करता है, क्वेश्चन आंसर करता है। तो उससे इंटरव्यू क्यों किया जाता है कि ताकि ये पता चल सके कि जो व्यक्ति है उसकी सोच क्या है, वो क्या सोचता है। ठीक है, तो इनकी इंटरव्यू के माध्यम से हम किसी के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें, साक्षात्कार में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें क्या है कि मौखिक बातचीत है इसमें जो है। तो इसमें जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार यानी कि जो आमने सामने बैठ कर जो साक्षात्कार लिया जाता है, तो उसमें क्या है कि या तो कथा के रूप में यानी कि पूरा का पूरा डाटा उससे लिया जा सकता है, या तो सिर्फ विशिष्ट प्रश्न के रूप में हो सकता है। जैसे आप कोई इंटरव्यू देने जाओ, जैसे यूपीएससी की, आईएएस की इंटरव्यू कितनी टफ मानी जाती है, तो वहाँ पे विशिष्ट प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के प्रश्न में यही होता है कि आपका वो ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे कि आप अगर उसका उत्तर दे पाओ तो ये समझा जाता है कि हाँ आप इस चीज़ के काबिल हो। ठीक है फ्रेंड, साक्षात्कार एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अवलोकन में क्या है, अवलोकन व्यवहार विज्ञान से संबंधित है। शोधकर्ता इस पद्धति के तहत अवलोकन द्वारा जानकारी एकत्रित करता है। यदि शोधकर्ता से पूछताछ छोटी है तो स्कोप स्व अवलोकन करेगा तो इसे प्रतिभागी अवलोकन कहा जाएगा। लेकिन यदि स्कोप विस्तृत क्षेत्र में है यानी कि जो महत्व है वो विस्तृत क्षेत्र में है तो दायर कर्मी अवलोकन कार्य करता है। इसे गैर प्रतिभागी प्रत्यक्ष अवलोकन कहा जाता है। देखिए अवलोकन क्या है, ऑब्जर्वेशन। अब आप कोई चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, अवलोकन करोगे, तो पहली बात तो ये किससे, विज्ञान से संबंधित है। यानी कि आप किस चीज़ का आप अवलोकन कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब आप ये देखो कि आपको जानना है कि हमारे समाज में शिक्षित लोग कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं। तो आप जब समाज में घूमोगे, किस जगह पे घूमोगे, तो आपको पता चल जाएगा। ऑब्जर्व करके देखोगे कितने लोग शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं। या आपको किसी के रीति रिवाजों के बारे में जानना है तो आप अवलोकन करोगे। जगह जगह हर स्टेट में जाओगे तो आप अवलोकन कर पाओगे कि यहाँ पे ये रिवाज है, वहाँ पे वो रिवाज है। तो अवलोकन विधि यहाँ पे काम में आती है। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या है, देखिए केस स्टडी विधि ऐतिहासिक घटना के गहन अध्ययन में है। देखिए जो केस स्टडी क्या है, इसमें आपको एक केस स्टडी में क्या होता है, आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, एक समस्या दी जाती है जिसके बारे में आपको जानना होता है, जिसमें आपको पूरा का पूरा जो एक डाटा दिया जाता है। ठीक है, आपको उस समस्या का समाधान ढूंढना होता है, वो होता है केस स्टडी। नेक्स्ट है, लास्ट है प्रायोगिक विधि यानी कि प्रयोगशाला विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल सर्वे। ठीक है, यह अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि है और विभिन्न वैज्ञानिक और मानकीकृत सांख्यिकी परीक्षण का अनुसरण करती है। यह भविष्य की प्रकृति और नए नवाचार की प्रक्रिया है। प्रयोगशाला अनुसंधान में सक्रिय रूप से या एक से अधिक आकस्मिक परिवर्तन या और परिणाम आकर्षित करते हैं। देखिए प्रायोगिक विधि क्या है, यानी कि पहली बात तो है कि जो हम प्रयोगशाला में करते हैं ना, जो लेबोरेटरी में, ये वैसा अनुसंधान माना जा सकता है। देखिए प्रायोगिक विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब देखिए कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, पहली बात तो ये आप अपने दिमाग में रख लो एक बात को कि इस विधि के तहत हम जो अपनी रिसर्च है, ठीक है, इस विधि के तहत जो हम अपनी रिसर्च को करते हैं, जो अनुसंधान को करते हैं, उसमें जो चर है यानी कि जो वेरिएबल है, क्या फ्रेंड्स, तो इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि प्रायोगिक विधि के तहत क्या है, इस विधि के तहत हम अपने रिसर्च के अंदर कुछ अगर बदलाव करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी विधि है, अगर हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए तो हम उसको वैसा कर सकते हैं। क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि है तो ये विभिन्न वैज्ञानिक और मानकीकृत सांख्यिकी परीक्षण का अनुसरण करती है। यहाँ पे विभिन्न वैज्ञानिक तरीके आपको मिलेंगे। एक्सपेरिमेंटल में क्या है कि आप किसी चीज़ का बदलाव कर सकते हैं, अपनी अनुसंधान में इसका, अपनी शोध में इसका बदलाव थोड़ा सा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके जो परिणाम होते हैं वो आपको, जो परिणाम है, जो आपको जो परिवर्तन है वो आपको आकर्षित भी करते हैं। आपको लगता है कि आपने जो रिसर्च की है वो सही इतनी नहीं थी, तो थोड़ा सा आप उसको डाटा को चेंज या परिवर्तन उसमें कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको रिज़ल्ट जो है वो बेहतर हो सकते हैं। वो किस में संभव है, वो प्रायोगिक विधि में संभव है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर हमें अपने रिसर्च में थोड़ा सा परिवर्तन करना है तो हम किस विधि के द्वारा करेंगे, वो है प्रायोगिक विधि। देखिए ये अलग अलग तरह। तो अब बारी आती है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप और प्री टेस्ट और
पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन की। देखिए इस फ्रेंड्स क्या है कि देखिए रैंडमली ग्रुप में किसी रिसर्च या कंट्रोल से वेरिएबल असाइन करें, ये समस्या यांत्रिक यादृच्छिक नियंत्रण समूह पर प्रभाव डाल सकती है। देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको ये रिसर्च आपने की है तो आपको जो आपका जो वेरिएबल है वो रैंडम तरीके से आप लगा भी दें तब भी आपका जो रिज़ल्ट है वो वैसा का वैसा आना चाहिए। यानी कि आपने कोई रिसर्च की है, अगर आपके जो रिसर्च करने के बाद अगर आपको उसको टेस्ट करना है तो आप उसको रैंडम तरीके से भी रख दो तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कैसा आएगा जैसे आपने चाहा था। इनकी ये नहीं कि आपको वो तरकीब वाइज लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा तभी उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर आप उसको रैंडम तरीके से भी अपनी रिसर्च को रखोगे तभी उसके वेरिएबल जो है आपको रिज़ल्ट जो है जो आपके अनुसार ही दे सकते हैं। नेक्स्ट आंतरिक वैधता। देखिए आंतरिक वैधता ये जानने की कोशिश करती है कि एक आश्रित चर पर मनाया प्रभाव वास्तव में स्वतंत्र चर के कारण होता है। यानी कि जो आंतरिक वैधता है, जो आंतरिक शुद्धता है चीज़ की, जो रिसर्च की, वही जांचने की कोशिश करती हैं कि जो आश्रित चर यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या उसके ऊपर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि स्वतंत्र चर है क्या उसका प्रभाव होता है। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना उसके ऊपर प्रभाव किसका होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण वो क्या है, कई बार वो चेंज हो सकते हैं। तो आखिर में बारी आती है बाहरी वैधता की। देखिए बाहरी वैधता चिंता का विषय है कि क्या प्रयोग के परिणाम को प्रयोगात्मक स्थिति से परे सामान्यीकृत किया जा सकता है। यानी कि जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है, जो बाहरी वैधता है कि क्या जो हमारे प्रयोग के परिणाम निकले हैं, ठीक है, क्या वो सामान्यकृत हैं। यानी कि जो हमने रिसर्च की है क्या उसके जो परिणाम निकले हैं तो क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या उसके ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ा, क्या सब कुछ सामान्य है। तो ये सब कुछ इसमें जांचा जाता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।